एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहां देख रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। सारे पीवाईक्यूज एकदम फटाफट सॉल्व करेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। देखो, जब भी कोई डिजास्टर आता है तो उसकी प्लानिंग सबसे पहले नेशनल लेवल पे होती है। तो नेशनल लेवल पे कौन सी अथॉरिटी है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये लोग सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, कुछ लॉज या रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे एंड बाद में वो सारे इंस्ट्रक्शन आगे स्टेट अथॉरिटी को पास किया जाता है। ठीक है, तो स्टेट अथॉरिटी का नाम क्या है? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन कौन है? चीफ मिनिस्टर। अच्छा, नेशनल लेवल पे चेयरमैन कौन है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन कौन है? चीफ मिनिस्टर। बराबर है। बाद में स्टेट लेवल से वो इंस्ट्रक्शंस के डिजास्टर के टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन अभी आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन है? कलेक्टर साहब। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक छोटा सा डब्बा दिया है। देखो, पहले ये चार्ट आपको बता रहा हूं, इसके बाद में हम सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे एंड जैसे जैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम वो कंसेप्ट भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। सारे 2019 से लेकर 2025 टोटल 13 पेपर्स अवेलेबल है अपने पास, 13 मार्च और जुलाई का मिला के। तो वो सारे पेपर में से अपन पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं एंड आपको एक बात समझ में आएगी कि काफी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हम यहां पे समझ लेंगे एंड बाद में अपन पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है देखो, ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग। तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एटमॉस्फेयर को स्टडी करती हैं, अर्थ के सरफेस को स्टडी करती हैं, जैसे आंधी तूफान कुछ आने वाला है या फ्लड आने वाला है या अर्थक्वेक आ सकता है। तो इन चीजों की वार्निंग ये लोग देते हैं, नेशनल लेवल को देते हैं, स्टेट लेवल को, डिस्ट्रिक्ट लेवल को। अगर ऐसा कुछ भी होने वाला है, कोई भी डिजास्टर अगर आने वाला है तो उसकी वार्निंग ये लोग देते हैं, आगाह करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। अच्छा, फिर एक और डब्बा यहां पे दिया है, अदर सोशल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपने कुछ एनजीओ के बारे में सुना होगा। एनजीओज होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं। अगर कोई डिजास्टर आता है, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, तो लोगों को पानी, पीने का पानी मिलना चाहिए, खाने के लिए कुछ मिलना चाहिए, कपड़े वगैरह नहीं है तो कपड़े, रात को सोने के लिए कंबल, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करना, लोगों को मदद करना। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनके साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है, तो अभी दोनों साइड का डब्बा समझ में आ गया, बीच में का 3 लेवल समझ में आ गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तीनों के चेयरमैन समझ में आ गए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर। एकदम क्लियर हो गया इधर। अच्छा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के आगे इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है? तालुका लेवल पे दी जाती है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, प्लानिंग है, वो किसको बताया जाएगा? तालुका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जिसके चेयरमैन कौन है? तहसीलदार। ये टेबल आपको दिया जाएगा और उसमें आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। वैसा क्वेश्चन आगे पूछा गया है पीवाईक्यू में, इसलिए आपको एक एक करके बता रहा हूं। ठीक है, तालुका लेवल के नीचे कौन आता है? लास्ट लेवल, विलेज लेवल कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन है? सरपंच साहब है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जनरल पब्लिक जो लोग होते हैं, आम इंसान, इनको कौन बताएगा क्या करना है? विलेज लेवल कमेटी, मतलब जो ग्राम पंचायत होती है, सरपंच होते हैं, वहीं पे ग्राम सभा होती है ना, सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, फिर सरपंच साहब जो बताएंगे वैसे वैसे करना होता है। तो जनरल पब्लिक किसके कांटेक्ट में रहेगी? विलेज लेवल कमेटी के कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, एंड अभी ध्यान से सुनना, एक और डब्बा यहां पे है, सिस्टम इन्वॉल्व इन एक्चुअल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन वर्क। तो मुझे एक बात बताओ, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन, इसका क्या मतलब है? पहले तो जब कोई डिजास्टर आएगा तो बहुत सारे लोग हैं जो फंस सकते हैं। कोई अर्थक्वेक आया या कुछ आग लग गई है कहीं पे, तो लोग फंसे हुए हैं, अटक गए हैं, इंजर्ड हैं, तो उनको बचाओ, रेस्क्यू करना है। रिहेबिलिटेशन मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा इंजरी वगैरह हुई है तो उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना, उनका ट्रीटमेंट चालू करना, इसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। तो सिस्टम इन्वॉल्व इन एक्चुअल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन मतलब क्या? मुझे बताओ। पुलिस फोर्स, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ हो गया। ठीक है, फिर आर्मी वाले भी आते हैं मदद करने के लिए। ठीक है, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं मदद करने के लिए। ठीक है, एंड लोकल जनरल पब्लिक लोग भी होते हैं ना, आप जैसे और मुझ जैसे लोग भी होते हैं वहां पे हेल्प करने के लिए। पुलिस वाले काम कर रहे हैं, डॉक्टर जो है वो काम कर रहे हैं, आर्मी वाले, फायर ब्रिगेड वाले, तो हम ऐसा बस देखते बैठेंगे नहीं, हम भी हेल्प करते हैं। तो जनरल पब्लिक भी है। तो ये सारे लोग हैं जो एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन वर्क के अंदर। तो ये एक टेबल आपको ओवरऑल समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा,
तो ये एरो का मतलब समझ में आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये एरो आ रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी इंस्ट्रक्शंस इनको जाते हैं, पुलिस को, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स को। फिर तालुका लेवल से भी इंस्ट्रक्शन जाता है, विलेज लेवल से भी इंस्ट्रक्शन जाता है, एंड जनरल पब्लिक भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है एक्चुअल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन वर्क के अंदर। ओवरऑल टेबल समझ में आ गया है। चलो तो अभी अपन आते हैं अपने पीवाईक्यू सॉल्विंग पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन स्कीम्स? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन था? कलेक्टर साहब थे, बराबर है। तहसीलदार तालुका लेवल पे हैं, एजुकेशनल ऑफिसर का और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इधर कोई काम नहीं है। समझ में आ गया? रिहेबिलिटेशन स्कीम मतलब भाई जो लोग फंसे हुए हैं, जिसको मेडिकल इमरजेंसी है, तो उनको फटाफट शिफ्ट करना, हॉस्पिटल लेके जाना, उनके ऊपर ट्रीटमेंट चालू करवाना, ये सारी इन चीजों को रिहेबिलिटेशन स्कीम कहते हैं, ठीक है। एंड और भी चीजें होती हैं, जैसे रास्ता टूट गया तो रास्ता फिर से बनवाना पड़ेगा, पानी का पाइपलाइन वगैरह कहीं पे टूट गया तो उसको फिर से ज्वाइंट करना ताकि पानी का सप्लाई चालू हो जाए। सेलफोन के टावर होते हैं ना, जिससे नेटवर्क आता है, वो टावर वगैरह टूट गया, उसको ठीक करना ताकि लोगों को वापस नेटवर्क आए, लोग बात कर पाए, कॉल कर पाए। तो ये सब भी रिहेबिलिटेशन के अंदर आता है। समझ में आ गई बात? चलो, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? कुछ 5 या 6 ऑब्जेक्टिव हैं। वो सारे ऑब्जेक्टिव अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या करना है, क्या क्या करना होगा डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों की जान बचाओ, सेविंग ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग द कैलामिटी एंड रेस्क्यूइंग पीपल। कैलामिटी मतलब क्या? डिजास्टर। जो कोई भी डिजास्टर आया है उसको कैलामिटी बोलते हैं। तो लोगों की जान बचाओ, लोगों को बचाओ, रेस्क्यू करो। दूसरी बात, सप्लाइंग द एसेंशियल कमोडिटीज टू द पीपल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। अभी ऐसे समय में देखो, यहाँ पे बाढ़ आई है, लोगों के घर डूब गए हैं, रहने की जगह नहीं है, कपड़े नहीं है, सोने की जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को नहीं है। तो ये सारी चीजें लोगों को प्रोवाइड करना, असेंशियल चीजों को प्रोवाइड करना, ये हो गया। टू रिस्टोर ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग रिकंसिलिएशन इन डिजास्टर। इसका ऐसा मतलब बनता है जैसे कोई तूफान आया था, है ना, कोई समझ लो यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया, तूफान आया, एंड एक फैमिली में, फॉर एग्जांपल मेरे घर में 4-5 लोग हैं, साइक्लोन के वजह से लोग बिखर गए, ठीक है। पापा मेरे को मिल नहीं रहे हैं, पापा कहीं पे अटके हुए रहेंगे, मुझे नहीं पता, मेरी बहन मुझे नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पे गुम गई है वगैरह, कहीं पे अटकी होगी, मुझे नहीं पता। तो लोगों को पहले तो रेस्क्यू करो, बचाओ, बाद में उनका नाम वगैरह लिखो, कौन हो क्या हो, बाद में लोगों को मिलाओ, जो लोग बिछड़ गए हैं उनको फिर से एक साथ लाना, इसको रिकंसिलिएशन कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इससे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ फिर से रिस्टोर की जा सकती है। मतलब चलो मेरा पैसा गया, मेरी प्रॉपर्टी गई, लेकिन एटलीस्ट मेरे घर के लोग बच गए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है डिजास्टर के टाइम पे। तो लोगों को फिर से एक साथ लाना, इसको रिकंसिलिएशन कहते हैं। चलो, दूसरी बात, रिहैबिलिटेट द डिजास्टर विक्टिम। जिन लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाना। फिर कंसिडरिंग प्रोटेक्टिव मेजर इन केस ऑफ फ्यूचर डिजास्टर। एक बार अगर घर में आग लगी तो क्या आप बार बार लगने दोगे? नहीं। घर में आप फायर सेफ्टी के लिए कुछ प्रिकॉशंस लोगे, पहले से स्प्रिंकलर लगा के रखना, स्मोक डिटेक्टर, स्मोक अलार्म लगा के रखना, ये सारी चीजें हम करते हैं ना, ताकि वापस वैसा ना हो। फायर एग्जिट होती है। तो कंसिडरिंग द प्रोटेक्टिव मेजर्स, कि हम क्या कर सकते हैं डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। टेक केयर टू रिड्यूस द इंटेंसिटी। अगर डिजास्टर आए तो भी उसकी इंटेंसिटी कम हो, उतना ज्यादा इफेक्ट ना करें हम। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कितने हो गए टोटल? इधर कितने थे? 3, 4, 5 ऑब्जेक्टिव है। 5 आपको लर्न करने हैं, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। ये 5 आपको लर्न होनी चाहिए। तो टेबल समझ में आ गया? वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट, नीचे डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे तालुका, उसके नीचे विलेज लेवल कमेटी, सरपंच रहेंगे विलेज लेवल पे। फिर साइड में 2 टेबल थे, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग, फिर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन वॉलंटरी वर्क हेल्प, फिर नीचे जनरल पब्लिक एंड सिस्टम एक्चुअली इन्वॉल्व इन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये ओवरऑल आपका चार्ट याद करना है वो, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिजास्टर। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिजास्टर, ये जो पूरा टेबल है पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनना। ये जियो फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये दोनों नेचुरल डिजास्टर में आ जाते हैं, और ये आपका मैनमेड डिजास्टर में आ गया, बराबर।
तो नेचुरल का और मैनमेड का 3-3 4-4 एग्जांपल याद करोगे तो भी बहुत हो गया। अब बिना पढ़े भी आपको अगर मैं बताऊं तो नेचुरल में आप क्या क्या लिख सकते हो, सुनामी लिख सकते हो, सुनामी हो गई, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, फिर एक आंधी तूफान साइक्लोन हो गया, या फॉरेस्ट फायर हो गया, जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर, ठीक है। 3-4 याद हुआ, इनफ है इतना, ओके। दूसरा मैनमेड के अंदर आप 2-3 याद रख लो, जैसे वॉर हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिज्म हो गया, ठीक है। उसमें अननोन, इंटेंशनल ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो। मैनमेड के 3-4 एग्जांपल, और कोई लेना है आपको तो इवन रेप, चाइल्ड लेबर, रेप, ये भी आपके मैनमेड डिजास्टर के अंदर आ गए। तो 4-4 एग्जांपल याद कर लो नेचुरल के और मैनमेड के, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिजास्टर एंड राइट इट्स इफेक्ट। इधर से मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं। देखो टेररिज्म क्या है, पहली बात ये मैनमेड डिजास्टर है, और उसके इफेक्ट में आप अपने मन से लिख सकते हो। आपको मालूम है टेररिज्म में क्या होता है, लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, नेशन की सिक्योरिटी अफेक्ट होती है, देश के लोग अफेक्ट होते हैं। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, एक सेंटेंस लिखना है, 1 मार्क के लिए एक सेंटेंस, टेररिज्म इज अ मैनमेड डिजास्टर, उसका इफेक्ट क्या है, पीपल लूज लाइव्स, नेशनल सिक्योरिटी इज अफेक्टेड, छोटा सा इतना लिख दिया, इनफ है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट फायर क्या है, अब ये फॉरेस्ट फायर नेचुरल डिजास्टर लिखोगे तो भी चलता है, नहीं तो ज्यादा स्पेसिफिक लिखना है तो बायोलॉजिकल डिजास्टर लिखना। ये दिख रहा है आपको, फॉरेस्ट फायर में हम क्या लिखेंगे, बायोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक। थेफ्ट क्या हो गया, ये थेफ्ट मतलब चोरी, ये भी आपका मैनमेड डिजास्टर हो गया। तो इसके इफेक्ट में फॉरेस्ट फायर का इफेक्ट क्या होगा, जंगल पूरा जल जाएगा, पोल्यूशन होगा, बहुत सारे एनिमल्स मरेंगे, बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज है जो मर जाएंगी, ठीक है। पूरा एक फॉरेस्ट जल कर राख हो गया, इसको इंग्लिश में लिख सकते हो आप, ठीक है। थेफ्ट में क्या होगा, चोरी होगी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, एंड कभी कभी चोरी के साथ मर्डर भी हो जाता है, अगर हम बचाने जाते हैं, नहीं 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 मेरा फोन मत लो, चाकू मार दिया, होता है ना। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो लीड टू मर्डर। अपने मन से लिख, जितना आपको दुनिया का ज्ञान है, जिधर न्यूज पढ़ते हो तो कुछ चीजें हमें समझ में आती है कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, थोड़ा अपने शब्दों में लिखोगे चलेगा, ठीक है। इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको किधर मिल जाएगा, ये पूरा जो भी पढ़ा रहा हूं पीडीएफ आपको इजी लर्निंग, ये अपना इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है, इसके अंदर थोड़ा नीचे जाओगे, फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट में क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर रैपिड पीवाईक्यू सीरीज आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो जो सेशन अपन ले रहे हैं सबका रिकॉर्डिंग, सबका पीडीएफ आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप जिस किसी स्टैंडर्ड में हो, अभी 9th में हो या 10th में हो, या अभी 10th खत्म होने वाला है या 10th में जा रहे हो, तो आपको बता दूं अपना इजी लर्निंग का लाइव बैचेस 9th का भी है, 10th का भी है, 11th का भी है, 12th का भी है। 11th का जो बैच होता है उसका नाम है उड़ान बैच, 12th का जो बैच है उसका नाम है परिश्रम, ठीक है। 9th का विक्ट्री होता है, विक्ट्री, और 10th का आरंभ होता है, ठीक है। 10th का अपना इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम का फुल सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट रहेगा, ऑल सब्जेक्ट्स, एंड 11-12th का साइंस, एमएच बोर्ड का साइंस लेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड साइंस रहेगा, प्लस एमएचटी सीटी के ऊपर फोकस रहेगा। सिंपल बात है। ये हमारा 2025 का रिजल्ट है, अभी 2025 का। यू कैन सी गुंजन और वेंकटेश दोनों ने 100% लाया है बोर्ड एग्जाम में, और 127 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने 90% से अधिक परसेंटेज लाए हैं, एंड 31 स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट रैंक लाए हैं उनके स्कूल में, ठीक है। चलो प्रीमियम फीचर में एक तो लाइव बैच, लाइव क्लास रहेगा पूरे सिलेबस का, टीचर से आप डाउट भी पूछ सकते हो लेक्चर के बीच में। टेस्ट सीरीज में एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, सब्जेक्टिव टेस्ट भी रहेंगे, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप में आपको एक स्पेशल आईवीआर नंबर दिया जाता है, जिससे आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो, मुझे कॉल करना है मुझे कॉल कर सकते हो। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, एक बार आप ज्वाइन कर लो, उसके बाद आगे कोई भी बैच लॉन्च होता है, उस आप 10th का बैच ज्वाइन करते हो फॉर एग्जांपल आरंभ, तो आगे कोई भी अगर 10th से रिलेटेड क्रैश कोर्स आता है या लैंग्वेज का कुछ आता है 10th से रिलेटेड, तो वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। खजाने में क्या है, पुराना लेक्चर्स, 1 साल पहले का नोट्स दिया हुआ, क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए, वो सारी चीजें आपको खजाने में मिल जाती हैं, और लाइव रिवीजन रहेगा एग्जाम के पहले जूम के ऊपर, ठीक है। तो ये अपने बेसिक फीचर हो गए। कोई भी
बैच के रिगार्डिंग इंक्वायरी है या कोई भी पढ़ने में दिक्कत है तो एजुकेशनल काउंसलर से आप डायरेक्टली ये दोनों नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर। अभी ये क्या है, ये फ्लड है, मेरे को दिख रहा है ना, पानी भर गया है सब जगह पे, तो इसका 2 इफेक्ट अपने मन से लिखोगे तो भी चलेगा। आपको मालूम है लोग बाढ़ आने की वजह से अटकेंगे कहीं पे, लोगों की डेथ होती है, मरते हैं लोग, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज होगी। फ्लड वाटर विल डैमेज, घरों को डैमेज करेगा, गाड़ियों को, खेती वगैरह भी डैमेज हो जाएगी, रोड रास्ते, समटाइम कॉज लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। ठीक है, आदमी भी, इंसान भी मरता है, एनिमल्स भी मरते हैं। डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डेली लाइफ, रोड अफेक्ट होता है, रेलवे ट्रैक गेट सबमर्ज्ड, पानी भर जाता है ट्रैक के ऊपर, गाड़ी नहीं चल पाती, ट्रेन नहीं चल पाती, ड्यू टू विच ट्रेन एंड रोड ट्रांसपोर्ट आर स्टॉप्ड एंड नॉर्मल लाइफ इज डिस्टर्ब। बहुत ही सिंपल चीज बताई मैंने यहाँ पे। चलो इसके बाद क्या पूछा है, राइट डाउन द रीजन, इफेक्ट एंड रिमेडियल मेजर टेकन फॉर एनी वन डिजास्टर सीन और हर्ड बाय यू। किसी भी एक डिजास्टर के बारे में आपको क्या क्या लिखना है, रीजन, पहले तो डिजास्टर का नाम, चलो कोई भी डिजास्टर ले सकते हो आप। घर में आग लग गई, ये भी एक डिजास्टर है। हाउस फायर, एग्जांपल दे रहा हूं, घर में आग लगी, हाउस फायर, उसका कॉज क्या था, शॉर्ट सर्किट हो गया, या आपने कहीं पे मोमबत्ती जला के रखी, उसके वजह से कपड़ा जल गया, कपड़े के वजह से बाद में पूरा घर जलने लगा, ऐसा भी होता है। इफेक्ट क्या है, पूरा घर जल के प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगा, लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है, अंदर कोई अगर पर्सन अटक गया तो वो मर सकता है। रेमेडी क्या है, घर में स्प्रिंकलर होना चाहिए, स्मोक अलार्म होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर घर के अंदर होना चाहिए, एंड वायर वगैरह चेक करो, शॉर्ट सर्किट प्रिवेंट करो, है ना, हमेशा ये सारी चीजें। तो अपने मन से ये लिखने वाली बात है। तो यहाँ पे एक और मोटर एक्सीडेंट है, तो उसका कॉज क्या है, गाड़ी बराबर नहीं चला रहे हो, दारू पी के चला रहे हो, इग्नोरेंस टू सेफ्टी रूल्स वगैरह फॉलो नहीं कर रहे हो, गाड़ी चलाने का कुछ शिस्त होता है ना, तमीज होती है। लॉस ऑफ लाइफ, है ना, क्या क्या होगा, लोग मरेंगे, प्रॉपर्टी डैमेज होगी, गाड़ी डैमेज होगी, अपनी तो होगी, दूसरों की भी होगी। फिर रेमेडी क्या है, फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल, अवॉइड ड्राइविंग इफ टिप्सी, टिप्सी मतलब दारू पिया रहेगा तो गाड़ी मत चलाओ, एंड रूल्स को फॉलो करो। ठीक, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड कंप्लीट द टेबल। अभी डिजास्टर कौन सा है, नाम क्या बताओ, अर्थक्वेक, उसका प्रिकॉशन क्या ले सकते हो। अर्थक्वेक को तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो तो आएगा अपने हिसाब से आएगा। आप क्या कर सकते हो, टेबल के नीचे, बेड के नीचे जाके छुप जाओ, ताकि कुछ आपके टकले पे ना गिरे, है ना, ऐसा अंदर से कोकोनट फट के सब जूस बाहर आ जाएगा, तो छुप जाओ किधर। तो टेक शेल्टर अंडर अ स्ट्रॉन्ग टेबल, मूव टू एन ओपन स्पेस अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। अगर आप कहीं पे बाहर हो तो ऐसा बिल्डिंग के सामने खड़ा मत रहो कि आपके ऊपर गिरे, कहीं पे जाके मैदान में, खुली जगह पे चले जाओ जहां से आपके सर पे कुछ ना गिरे। ठीक है, चलो फिर नागोबा चावला, स्नेक बाइट। तो प्राइमरी स्टेज का मतलब होता है फर्स्ट एड। सांप तो काट गया, डॉक्टर के पास तो आप जाओगे, लेकिन पहले क्या करोगे, अभी मेरे को सांप काटा तो मैं अभी क्या करूं, पहले तो शांत रहो, डू नॉट पैनिक, खुद को शांत रखिए, कीप द पर्सन काम एंड स्टिल। जिसको सांप काटा है, मेरे को सांप काटा, इधर काटा, तो मेरे को पहले शांत बिठाओ, या तो सुला दो कहीं पे, है ना, शांति से। और जहां पे काटा है ना, हाथ पे काटा है, तो ये हाथ का पोजीशन मेरे हार्ट के नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि वो जो जहर है वो सीधा उतर के दिल में आ जाए, नहीं, हाथ का पोजीशन शुड बी लोअर देन द पोजीशन ऑफ हार्ट। ठीक है, पहली बात। दूसरा, टाई अ टाइट बैंड टोर्निकेट अबाउ द बाइट टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ वेनम। जैसे मेरे को इधर सांप काटा, इधर काटा, तो मैं इधर ऐसा ऐसा पट्टा बांध लूंगा, ताकि जो जहर है वो थोड़ा स्लोली स्प्रेड हो, तुरंत स्प्रेड ना हो मेरे बॉडी के अंदर। वैसे पैर पे काटा है तो पैर पे बांधना पड़ेगा, इसको टूर्निकेट बोलते हैं। ठीक है, टाइट बैंड बांधना पड़ेगा टू स्लो द स्प्रेड ऑफ वेनम। वेनम मतलब क्या, सांप का जो जहर होता है उसको वेनम बोलते हैं। ठीक है, विच आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये अपन ने ऑलरेडी देखा, लोगों की जान बचाओ, रिकंसिलिएशन, रिहेबिलिटेशन, प्रिकॉशंस लेना, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना, ताकि अगली बार डिजास्टर आए तो उसकी इफेक्ट कम हो, इंटेंसिटी कम हो जाए। तो 3 ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो। राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट विच मस्ट बी थॉट ओवर व्हाइल कंसिडरिंग द स्कोप ऑफ डिजास्टर। जब हम डिजास्टर की बात करते हैं, स्कोप का मतलब क्या है, स्कोप का मतलब क्या है, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कौन सी चीजें, कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने हैं, ये पूछा है। ठीक है, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट
की बात करेंगे तो कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। देखो, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्कोप ऑफ डिजास्टर, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट मस्ट बी थॉट ओवर, दे आर एज फॉलोज। अलग अलग फेजेस होते हैं डिजास्टर के। एक होता है प्री डिजास्टर फेज, डिजास्टर के पहले जब सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। फिर वार्निंग फेज मतलब क्या, जैसे 2 दिन बाद तेज बारिश होने वाली है, बाढ़ आ सकती है, फ्लड हो सकता है ना, फ्लडिंग हो सकती है, तो वार्निंग फेज, आपको मैसेज आता है ना, गवर्नमेंट का मैसेज आता है, घर के बाहर मत निकलो, चुपचाप घर पे बैठो, बहुत ही अर्जेंट काम है तो ही जाना, नहीं तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसा बोलते हैं ना, मैसेज आता है, तो ये वार्निंग फेज हो गया। फिर इमरजेंसी फेज मतलब क्या, जब डिजास्टर आया, बहुत सारे लोग हैं घर पे बैठे रहेंगे, कुछ कुछ लोग हैं खुजली होता है, चलो देखेंगे बारिश, बोट चलाएंगे पानी के अंदर, तो वो लोग जाते हैं, तो उनको बचाना पड़ेगा, जाके रेस्क्यू करना पड़ेगा। फिर जो लोग इंजर हुए हैं अभी डिजास्टर के बाद, किसी को इंजरी हुआ है, कुछ हुआ है किसी को, तो उनको रिहेबिलिटेशन करना, हॉस्पिटल लेके जाना, ट्रीटमेंट चालू करना, रास्ते वगैरह टूट गए हैं तो उनको ठीक करना, ये सारी चीजें रिहेबिलिटेशन में आ जाती हैं। फिर रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन, ये उसके बाद चलता रहेगा। 2 दिन में तो सब ठीक नहीं हो जाएगा ना, अर्थक्वेक आया है तो 2 दिन में वापस सब बिल्डिंग बन जाएगी, रास्ते बन जाएंगे, 2 दिन में तो नहीं होगा ना, तो ये रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन चलते रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट को कंसिडर करते हैं, स्कोप ऑफ डिजास्टर कंसिडर करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। याद रखो, रुको 1 मिनट, याद करने के लिए PWRRR, देखो ये तुम्हारा क्या था, प्री डिजास्टर फेज, वार्निंग फेज, इमरजेंसी, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन। PW अरे रे, प्री डिजास्टर फेज, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन, ये 6 फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट विच मस्ट बी कंसिडर्ड, ये हो गया। राइट नेम्स ऑफ एनी 6 मटेरियल विच आर टू बी इन द फर्स्ट एड बॉक्स, बहुत ही सिंपल याद रखो। जैसे इधर से ही देख लो, बैंडेज होनी चाहिए, बैंडेज जो ऐसे जख्म हुआ लगा रहेगा कुछ तो उसके ऊपर लपेटते हैं बैंडेज स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट साइज। फिर सिंपल याद रखो, कॉटन होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, साबुन होना चाहिए, सेफ्टी पिन, एंटीसेप्टिक, डेटॉल। फिर और क्या रख सकते हो, बैंडेड मतलब वो चिकट पट्टी वाली बैंडेड आती है ना छोटी सी, उसको बैंडेड बोलते हैं, और जो लपेटते हैं उसको बैंडेज बोलते हैं। फिर टॉर्च हो गई, कैंची हो गई काटने के लिए, एक थर्मोमीटर, फीवर आया तो 2-3 याद रखो ना, इसमें से 6 याद रखना है। एनी 6 मटेरियल, तो क्या क्या था, एक टॉर्च थी, एक सीजर था, एक बैंडेज थी, बैंडेड थी, एंटीसेप्टिक था, सेफ्टी पिन हो गए, थोड़ा याद रख सकते हो। पेट्रोलियम जेली मतलब वैसलीन होता है ना, वैसलीन लगाते हैं उसको पेट्रोलियम जेली बोलते हैं। ठीक है, चलो राइट डाउन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हम कर सकते हैं। ये चार्ट हमने कर लिया तो इसको फटाफट इधर बोल देंगे, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग, फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चलो फिर कौन बचा, फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वहां पे कौन रहेगा, कलेक्टर। फिर नीचे तालुका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका चेयरमैन कौन है, तहसीलदार। फिर नीचे विलेज लेवल कमेटी चेयरमैन कौन है, सरपंच। एंड इधर लेफ्ट में कौन रहेगा, जनरल पब्लिक रहेगा, जो किसके कांटेक्ट में रहते हैं, विलेज लेवल कमेटी के, और दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन वर्क। बराबर, चलो राइट डाउन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हो गया। बाद में ये पैराग्राफ क्या है ना, आपको पहले बता देता हूं, NDRF क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, NDRF। चलो ये लोग क्या करते हैं, NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। एक लॉ पास हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत ये NDRF का जन्म हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2005 में। डिवीजन ऑफ दिस फोर्स आर वर्किंग इन आर्मी में ये लोग काम करते हैं, इसके डिविजन्स जो है वो आर्मी के साथ काम करते हैं। ओवरऑल 12 डिविजन्स हैं जो हमारे देश में काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है एंड इट इज इन एक्शन ऑल ओवर द कंट्री विद द हेल्प ऑफ आर्मी। पूरे देश में ये लोग रेस्क्यू वर्क करते हैं, लोगों की मदद करते हैं डिजास्टर के टाइम पे, आर्मी के मदद के साथ। ये लोग अकेले नहीं करते, आर्मी के साथ मिलकर करते हैं। इन महाराष्ट्र द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स इज इन एक्शन थ्रू SRPF, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स। सुना आपने, SRPF, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स। इनके साथ मिलकर ये रेस्क्यू करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, पर्सनल ऑफ दिस फोर्स, पर्सनल मतलब क्या, इस फोर्स में जो लोग होते हैं उनको पर्सनल कहते हैं। पर्सनल ऑफ दिस फोर्स हैव सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन रेस्क्यू वर्क इन डिजास्टर लाइक साइक्लोन, क्लिफ स्लाइडिंग, बिल्डिंग कोलैप्स। क्लिफ स्लाइडिंग मतलब जैसे
कोई पहाड़ है वहां से पत्थर गिरते हैं, मिट्टी मिट्टी वगैरह स्लाइड हो जाती है ना, रास्ते पे आ जाती है, तो उसको क्लिफ स्लाइडिंग कहते हैं। पूरा पहाड़ वगैरह गिर रहा है, क्लिफ स्लाइडिंग, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये लोग एसआरपीएफ के साथ मिलकर रेस्क्यू वर्क करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो अभी रुक जाओ, इसको अपन हटाते हैं। बेसिक मुद्दा समझ में आया। अब मैंने जो जो बताया उसके हिसाब से इधर आंसर लिखेंगे। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एस्टैब्लिश हुआ इन 2005, बराबर, एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिवीजन ऑफ दिस फोर्स आर वर्किंग इन आर्मी। ओवरऑल 12 डिवीजन है जो देश में काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इट इज इन एक्शन ऑल ओवर द कंट्री विद द हेल्प ऑफ आर्मी। आर्मी की मदद के साथ ये लोग काम करते हैं। महाराष्ट्र में नेशनल डिजास्टर response force is in action through SRPF. Personnel of this force have substantial contribution in rescue work, in building collapse, etc. cyclone, cliff sliding. ठीक है, चलो डन। राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कोई भी एक एग्जाम्पल, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, कुछ भी लिखो, साइक्लोन हो गया। द फॉलोइंग आर सम पिक्चर ऑफ डिजास्टर, विच प्रिकॉशन वुड यू टेक ड्यूरिंग दिस डिजास्टर। अर्थक्वेक आया, घर में आग लग गई, नागोबा चावला, इन तीनों टाइम पे हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो देखो अर्थक्वेक की बात करें तो डू नॉट पैनिक, चिल्लाओ मत, शांति से काम लीजिए। ट्राई टू टेक शेल्टर अंडर टेबल और बेड, टेबल के नीचे, बेड के नीचे। खिड़कियों से दूर रहिए। सर को प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट हेड विथ पिलोज। अगर आप बाहर हो तो फाइंड अ क्लियर प्लेस अवे फ्रॉम बिल्डिंग। खुली जगह में चले जाओ, आपके सर पे वगैरह कुछ ना गिरे। फिर घर में आग लग गई, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करो। अगर आप नहीं बुझा पा रहे हो, छोटी आग नहीं है, बड़ी आग है, तो भागो उधर से, रन टुवर्ड्स अ सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ फायर। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक, अगर आप घर में अटक गए, बहुत धुआं है, तो कीप योर हेड लो, ऐसे करके चलो ताकि जो धुआं है वो आपके अंदर ना जाए। एक्सेस इनहेलेशन ऑफ स्मोक ना हो, कीप योर हेड लो, ठीक है। कॉल फायर ब्रिगेड इमीडिएटली। तीसरा, अगर सांप काटा, मूव द पर्सन बियॉन्ड द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द स्नेक। सांप से दूर करो उस आदमी को ताकि वापस ना काटे। हैव द पर्सन लाई डाउन, ठीक है, उसको सुला दो। विद द वुंड लेवल्ड बिलो हार्ट, जो जख्म है जहां पे काटा है उसको हार्ट के पोजीशन से नीचे रखिए ताकि जहर ऊपर ना चढ़ जाए। कीप द पर्सन काम। अच्छा, टाई अ बैंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वेनम, टू अवॉइड द स्प्रेडिंग ऑफ वेनम वेरी फास्ट। वेनम जो है, जहर है, वो जल्दी जल्दी स्प्रेड नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बैंड भी आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बस ये तीन, इतना हो गया। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। वोल्केनो इज द जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल मतलब हमारे अर्थ के क्रस्ट से रिलेटेड है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना उससे रिलेटेड है जियोलॉजिकल डिजास्टर। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लडिंग, सुनामी, वॉर। वॉर क्या है, मैनमेड है ना, बाकी सब नेचुरल है, मैनमेड डिजास्टर है। व्हाट इज मेंट बाय डिजास्टर, राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड। तो ये आपका सडन इवेंट, अचानक में भयानक होने वाली इवेंट, सडन इवेंट दैट लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोग मरते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होती है। नेचुरल और मैनमेड का दोनों दोनों एग्जांपल लिखने का, लिख सकते हैं क्या। नेचुरल में क्या लिखोगे बताओ, सुनामी लिख लिया, इधर ही दिया है ना, फ्लडिंग लिख लिया, ऊपर ही दिया हुआ है, बताओ। मैनमेड में क्या लिख सकते हो, वॉर, टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, बस डन। राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ मैनमेड डिजास्टर। चलो सेम चीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉक ड्रिल, गिव एग्जांपल। मॉक ड्रिल क्या होती है समझ लेते हैं। मॉक ड्रिल मतलब एक ऐसी ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर डिजास्टर होता है, आग कैसे बुझानी चाहिए, लोगों को रेस्क्यू कैसे करना चाहिए, लोगों को फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए, ये सारी चीजों की जो ट्रेनिंग होती है उसको मॉक ड्रिल बोलते हैं। सिंपल, इट इज अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ फेसिंग द डिजास्टर। आप कितने तैयार हो डिजास्टर को फेस करने के लिए, ये पता चल जाएगा। वर्चुअल सिचुएशन, वर्चुअल मतलब क्या, फेक सिचुएशन ऑफ डिजास्टर इज क्रिएटेड टू चेक द रिएक्शन टाइम। आप कितना फटाफट रिएक्ट कर पाते हो, बराबर रिएक्ट करते कि नहीं करते, वो भी यहां पे पता चल जाएगा। फिर ट्रेन्ड पर्सनल आर प्रेजेंट टू चेक द एग्जीक्यूशन। फायर ब्रिगेड से लोग आते हैं या पुलिस फोर्स से लोग आते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल क्या बोलते हैं उसको, बॉम्ब स्क्वाड होती है ना, वहां से भी लोग आते हैं आपको ट्रेन करने के लिए। एंड वो लोग देखेंगे कि आप बराबर प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। एग्जीक्यूट मतलब जो भी आपको ट्रेनिंग दिया गया है कि आप वो बराबर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ट्रेन्ड पीपल आर प्रेजेंट टू चेक द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान डिजाइन्ड फॉर डिजास्टर रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब होता है मैनेजमेंट। डिजास्टर को, डिजास्टर मैनेज करने के लिए
डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जो प्लान बनाया क्या वो बराबर एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सटिंग्विशिंग द फायर, आग बुझाना, रेस्क्यूइंग पीपल ट्रैप्ड एट हायर फ्लोर, कहीं पे कोई दूसरे तीसरे माले पे अटक गया तो उसको कैसे नीचे लाया जाए, रेस्क्यू पर्सन हुज क्लोथिंग हैव कॉट फायर, आग लग गई तो ऐसे 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 मत करते रहो। एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं ड्रॉप एंड रोल, ड्रॉप एंड रोल, जमीन पे लेट जाना और रोल करना ताकि वो आग बुझ पाए। ठीक है, फॉलोइंग आर पिक्चर ऑफ सम डिजास्टर्स, इन दीज डिजास्टर व्हाट विल यू डू एज अ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। प्री मतलब क्या, डिजास्टर होने के पहले आप क्या करोगे। जैसे गैस लीक हो गया तो गैस लीक ना हो इसके लिए आप क्या करोगे, रेगुलरली चेक गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर को चेक करो, रेगुलेटर होता है उसके ऊपर, रबर पाइप कहीं पे लीकेज नहीं है, बांस वगैरह नहीं आ रही है, कीप द किचन वेल वेंटिलेटेड ताकि हवा आती जाती रहे, अगर गैस लीक हो रहा है तो वो गैस हवा के साथ बाहर चली जाए। ठीक है, कीप द किचन वेल वेंटिलेटेड एंड क्लोज द गैस वाल्व आफ्टर यूज। ठीक है, नीचे से भी काफी लोग हैं जो सिलेंडर का जो वाल्व होता है वो भी बंद कर देते हैं। अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो 2-3 दिन के लिए तो गैस का जो मेन वाल्व होता है ना उसको बंद कर दिया जाता है, नीचे से बंद कर देते हैं। ठीक है, डू नॉट लाइट फायर और इलेक्ट्रिकल स्विच इफ गैस स्मेल इज नोटिस। अगर आपको बात आ रही है, आपको लग रहा है गैस लीक हुआ है तो आग मत लगाओ, बीड़ी सिगरेट मत जलाओ, लाइटर मत जलाओ, या कोई स्विच वगैरह भी ऑन करने से स्पार्क होता है उसके वजह से भी आग लग सकती है, धमाका होता है, तो वो मत करो। फिर ये क्या है, स्कूल फाइट, आपके स्कूल में लड़ाई हो गई तो क्या करना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी टॉट डिसिप्लिन एंड नॉन वायलेंट बिहेवियर। बच्चों को जरा सिखाओ, जरा डिसिप्लिन में रहो, शिस्त में रहो। टीचर शुड सुपरवाइज स्टूडेंट प्रॉपरली, टीचर का ध्यान होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व थ्रू डिस्कशन, बात करके काउंसलिंग करके मैटर को सुलटाओ, लड़ाई मत करो। बहुत ज्यादा हो गया तो दे देने का 2-3, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ऐसा मत करना। ठीक है, बातचीत कीजिए, मैटर को सॉल्व कीजिए, काउंसलिंग करके डिस्कशन करके, मारा मारी नहीं करने का। ठीक है, मैं बहुत करता था स्कूल में लेकिन नहीं करने का, मेरे को देख के लगता नहीं है ना मारता रहेगा, आपको क्या मालूम। बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया तो प्री डिजास्टर मतलब डिजास्टर के पहले आप क्या करोगे। कंस्ट्रक्शन शुड बी अवॉइडेड इन फ्लड प्रोन एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे बाढ़ आने का चांस ज्यादा है, फ्लड प्रोन एरिया, वहां पे घर मत बनाओ ना। आपको मालूम है अगर उधर फ्लड आने वाला है तो मत बनाओ घर उधर। ड्रेनेज सिस्टम शुड बी क्लीन्ड बिफोर रेनी सीजन, बारिश आने के पहले जो गटर है उसको साफ करो ताकि पानी ड्रेन हो पाए। गटर में कचरा अटका है तो सब पानी जमीन पे आने वाला है, रास्ते पे आने वाला है, लोगों के घरों में जाएगा। पीपल शुड फॉलो वार्निंग एंड शिफ्ट टू सेफ प्लेस इन एडवांस। ठीक है, आपको बोला गया घर पे रहो तो घर पे रहो, है ना, मस्ती मत करो, सेफ जगह पे चले जाओ पहले ही ताकि कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। ठीक, फिर व्हाट इज मेंट बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, यहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द प्री डिजास्टर एरियाज। अच्छा, पहले ये बात समझ लो, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब डिजास्टर के पहले आप क्या करोगे, एंड देखो प्री डिजास्टर मतलब पहले क्या करोगे, पोस्ट मतलब बाद में क्या करोगे, डिजास्टर आने के बाद में क्या करेंगे। तो मुझे बताओ, आइडेंटिफाइंग द प्री डिजास्टर एरिया, प्री नहीं होना चाहिए, यहां पे आना चाहिए प्रो डिजास्टर एरिया। ऐसा एरिया जहां पे डिजास्टर आने का चांस ज्यादा है तो उसको आइडेंटिफाई करो। मतलब जापान की बात करो तो जापान में अर्थक्वेक बहुत आते हैं, तो वहां पे उन्होंने रिसर्च करके पता किया है ना कि कौन से एरिया में अर्थक्वेक आने का चांस ज्यादा है, तो वहां पे वो लोग पहले से ही प्रिकॉशंस लेके रखते हैं। तो ये आपका प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में आ गया। फिर क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर कब लगेगा, डिजास्टर के बाद लगेगा, तो ये पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में आ गया। पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफरेबली लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग हेल्प, तो ये लोकल पीपल हेल्प कब करेंगे, डिजास्टर आने के बाद हेल्प करेंगे ना, तो ये पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कब लोगे, पहले लोगे, तो ये आपका प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में आ गया। बराबर, कंप्लीट द डायग्राम। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होगा, टॉर्च होगी, एक सीजर होगी, बैंडेज होगी, एंटीसेप्टिक होगी, एंटीसेप्टिक। ठीक है, चलो। By observing the given picture, write any two effect of the disaster. ट्रेन एक्सीडेंट है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंजरीज टू पैसेंजर, डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी, डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू विच ट्रेन सर्विसेज आर स्टॉप्ड और डिलेड। ठीक है, ट्रेन जो ट्रैक है वो डैमेज हो जाएगा, गाड़ियां लेट चलेंगी या गाड़ियां कैंसिल हो जाएंगी, लोग अफेक्ट होंगे, बस यही है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, डैश इज द मैनमेड डिजास्टर, लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस। बाकी सब ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। मीटेओराइट मतलब क्या, एस्ट्रॉइड गिरा, मीटेओराइट आके धरती पे गिरा, नेचुरल है ना, आपने थोड़ी किया।
फर्स्ट एड ट्रेनिंग इज एसेंशियल व्हाई, इसका आंसर मैं आपको आगे देता हूं। द बिल्डिंग इन विच यू आर रिसाइडिंग हैज कॉट फायर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे आग लग गई है, व्हाट नेसेसरी रेस्क्यू स्टेप्स विल यू टेक। देखो ये पर्सनल रेस्पॉन्स है ना, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो इसको, इसका टेक्स्ट बुक से कोई लेना देना नहीं है। चलो फर्स्ट एड का डेफिनेशन हो गया ये। फर्स्ट एड इज द इमरजेंसी केयर और ट्रीटमेंट गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। जब तक डॉक्टर नहीं आते या उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता, उसके पहले आप क्या कर सकते हो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हो, इसको फर्स्ट एड बोलते हैं। इट इज एसेंशियल टू गेट ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड, इससे क्या होगा, इट विल एनेबल द पर्सन टू यूज अप्रोप्रिएट प्रिकॉशनरी मेथड टू सेव लाइफ ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जब भी इमरजेंसी है तो आप कोई प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी की जान बचा सकते हो। इट विल एनेबल द पर्सन टू गिव प्राइमरी हेल्प एंड मेडिकेशन टू विक्टिम्स बिफोर एक्चुअल मेडिकेशन। आप वही लोगों को प्राइमरी हेल्प कर सकते हो। फर्स्ट एड कुछ छोटा मोटा इंजरी वगैरह हुआ है तो उसके ऊपर बैंडेज लगा देना, पर्सन को शांत करना, ये सारी चीजें आप पहले कर सकते हो। उनको कंफर्टेबल फील कराना, शांत करना, मेडिकेशन देना, कुछ एंटीसेप्टिक लगाना वगैरह, ये सब कुछ फर्स्ट एड में आ गया। इट विल इनेबल द पर्सन टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू विक्टिम, उनको और डैमेज मत होने दीजिए विक्टिम जो है। इट विल इनेबल द पर्सन टू बी रिलैक्स एंड काम ड्यूरिंग क्रिटिकल सिचुएशन। आप भी काम रहोगे बिकॉज आपने पहले से ट्रेनिंग ली हुई है, तो आपको पता है अगर ब्लीडिंग हो रही है, आपके सामने अगर एक एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, आपने अगर पहले ही कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप वहां पे भी कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ खड़े रहोगे और वेट करोगे हॉस्पिटल एम्बुलेंस आए, इसको लेके जाए। अगर आपने थोड़ा भी ट्रेनिंग लिया तो आपको पता है उसको कैसे नॉर्मल, उसका पल्स चेक करना, मतलब वो जिंदा है, बेहोश है, आंखें ओपन करके देखना वगैरह, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप उसका हेल्प कर सकते हो पर्सन का। ठीक है, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना, ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो गई तो वो आदमी मर सकता है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना ये भी फर्स्ट एड के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आप भी शांत रहोगे ऐसे सिचुएशन में और आप सामने हेल्प भी कर सकते हो, प्रिकॉशनरी मेथड, प्राइमरी हेल्प वगैरह जो भी है दे सकते हो। इट विल इनेबल द पर्सन टू गिव कंफर्ट एंड केयर टू द विक्टिम। ठीक है, बिल्डिंग में आग लगी थी ग्राउंड फ्लोर पे, स्टे काम, शांत रहिए, डू नॉट यूज द लिफ्ट, लिफ्ट का इस्तेमाल ना कीजिए, यूज द स्टेयरकेस टू मूव टू टेरेस और अनदर सेफ प्लेस। ऊपर जाना है आपको तो टेरेस पे आप स्टेयरकेस से जाओ, लिफ्ट में लिफ्ट यूज मत करना बिकॉज लिफ्ट बंद पड़ सकती है और उसके अंदर धुआं वगैरह आ सकता है, आग पकड़ सकता है एंड सफोकेशन से डेथ हो सकती है लिफ्ट के अंदर। इन्फॉर्म ऑल अदर रेसिडेंट एंड कॉल द फायर ब्रिगेड इफ स्मोक इज डेंस, कवर योर नोज एंड माउथ विद अ वेट क्लॉथ, गीले कपड़े से अपना नाक और माउथ कवर कर लीजिए। क्रॉल क्लोज टू द फ्लोर, एकदम नीचे हो जाइए, ठीक है, ताकि धुआं आपके अंदर ज्यादा ना जाए। डू नॉट ओपन डोर और विंडोज इफ फ्लेम्स आर नियर बाय, अगर बाहर आग लगे तो खिड़की वगैरह बंद रखिए, दरवाजा बंद रखिए, इट में इंक्रीज द फायर। बच्चों को, बूढ़ों को और इंजर्ड पर्सन को सेफ रखने में, उनको बाहर निकालने में हेल्प कीजिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, राइट द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनमेड डिजास्टर, लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैस, बाकी सब नेचुरल है। स्टेट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स एंड बस विद दिस वी कंप्लीट अवर ऑल PYQs एंड ये पूरा सेशन का PDF आपको इजी लर्निंग के ऊपर मिल जाएगा। सारे आंसर्स अब तक के 13 पेपर के सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और बैच के रिगार्डिंग कोई भी आपको बैच 11th का बैच हो गया या अभी आप 10th में हो, आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है या पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो आप एजुकेशनल काउंसलर से डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।